स्वागत दोस्तों, आगे चलने से के साथ आगे सामने यहाँ पे सबसे पहले सबसे बड़ी टीम को बताएंगे दोस्तों, जहां जाने से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ साथ इंडिया गठबंधन के सारे नेताओं को रोका जा रहा था, वहां जाकर इंडियन यूथ कांग्रेस की ओर से कर दिया गया कुछ ऐसा बवाल दोस्तों, जिसके बाद चुनाव आयोग इस मामले को लेकर हो गया है नाराज। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों और किस तरीके से नई बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर चुनाव आयोग की लिस्ट में जो लोग मर चुके हैं दोस्तों, उनके साथ बैठकर राहुल गांधी ने चाय की चुस्की ली है दोस्तों, और चुनाव आयोग की चिंता बढ़ा दी गई है दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर तेजस्वी यादव को घेर रहे थे, उल्टा अब बीजेपी के दो वरिष्ठ नेताओं को चुनाव आयोग को नोटिस भेजना पड़ा है दोस्तों। इसी के साथ में फिर कई सारे नेताओं ने बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे पल पल की सारी बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों। लेकिन अगर आप भी वोट बंदी का पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में बिहार मांगे बदलाव और जय जवान जय किसान लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। सबसे बड़ी अपडेट दिल्ली सामने आ रही है दोस्तों, जहां पर इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेताओं को रोकने का जहां प्रयास किया गया था, वहीं पर यूथ कांग्रेस की ओर से किया गया जबरदस्त तरीके का बवाल। दरअसल हुआ ये दोस्तों की 2 दिन पहले 300 से ज्यादा इंडिया गठबंधन के सांसद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मुलाकात करने के लिए गए थे दोस्तों, लेकिन बीच रास्ते में रोककर नेताओं को हिरासत में ले लिया गया और चुनाव आयोग तक नहीं जाने दिया गया दोस्तों। इसके बाद इंडियन यूथ कांग्रेस ने संकल्प लिया कि वो चुनाव आयोग के दफ्तर जाएंगे और इसके बाद हुआ जबरदस्त तरीके का खेल। आपको बता दें कि दिल्ली से बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट सामने आ रही है दोस्तों, जहां पर दिल्ली युवा कांग्रेस ने चुनाव आयोग जाने की जिम्मेदारी संभाली दोस्तों। इसके बाद यूथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ता एक पोस्टर बड़ा सा बैनर लेकर आए दोस्तों, और ये बैनर चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर की बाउंड्री पर लगा दिया गया दोस्तों। आपको बता दें कि इस बाउंड्री पर जहां पर कड़ी सुरक्षा होती है, यूथ कांग्रेस के लोग पहुंच गए और लाल कलर का बैनर लगा दिया दोस्तों। इसके बाद सारे मीडिया वालों को भी फोन करके बुलाया गया और उनके कैमरे में ये रिकॉर्ड करवाया गया कि रिकॉर्ड करिए, ये हमने चुनाव आयोग के सामने उनके दफ्तर के बाहर लगाया है और डंके की चोट पर लटकाकर आए हैं। कुल मिलाकर दोस्तों ये जो 2 बैनर लगाए गए हैं, इसमें साफ तौर पर चुनाव आयोग के बाउंड्री पर लिखा गया है कि वोट चोर आयोग का दफ्तर सामने है, और जो दूसरा बैनर लगा हुआ है दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ वोट चोरी का काम तसल्ली बख्श किया जाता है, एकदम फुर्सत में किया जाता है। कांग्रेस पार्टी की ओर से लोगों से समर्थन लेने के लिए नंबर और वेबसाइट जारी किया गया था दोस्तों। उसके बाद अब ऑफलाइन स्तर पर भी आकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यूथ कांग्रेस के लोग अपने तरीके से चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं दोस्तों। राहुल गांधी मिलने के लिए जा रहे थे तो उनको रोका गया था और यूथ कांग्रेस के पास कोई चारा नहीं था दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि यूथ कांग्रेस को जो करना था वो उन्होंने एकदम सही तरीके से किया है, चुनाव आयोग को इस पूरे मामले पर राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के सवालों का जवाब देना चाहिए, कन्नी नहीं काटनी चाहिए। 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, इंडियन यूथ कांग्रेस के नेताओं के बारे में जरूर लिखिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर चुनाव आयोग के लिस्ट में जो बिहार के लोग मर चुके हैं दोस्तों, उनके साथ राहुल गांधी चाय की चुस्की लेते नजर आए। दरअसल हुआ ये कि जिन मतदाताओं को मृतक बता दिया गया दोस्तों, राहुल गांधी ने अपने दफ्तर में बुलाया, अपने घर में बुलाया और यहां पर उनसे मुलाकात की दोस्तों। इस दौरान राहुल गांधी ने वीडियो शेयर करते हुए कहा कि जीवन में बहुत दिलचस्प अनुभव हुए हैं, लेकिन कभी मृत लोगों के साथ चाय पीने का मौका नहीं मिला था। इन अनोखे अनुभव के लिए धन्यवाद चुनाव आयोग। यानी राहुल गांधी भी एकदम ट्रोल करते हुए चुनाव आयोग को नजर आ रहे हैं दोस्तों, यानी एकदम मजे ले रहे हैं राहुल गांधी चुनाव आयोग के, जो सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहता है कि हमने एकदम सही तरीके से SIR की प्रक्रिया की है, कहीं भी कुछ भी गलत नहीं है। वहां पर पहले कोर्ट में योगेंद्र यादव ने एक्सपोज किया दोस्तों, उसके बाद अब राहुल गांधी की ओर से भी जमकर चुनाव आयोग को आईना दिखाया जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी ने भी एकदम सही तरीका ढूंढा है, इसी तरीके से उन झूठे दावों को जवाब देना चाहिए जिसमें बड़ी बड़ी बातें और कहा जाता है कि एकदम सही तरीके से SIR लागू की गई है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों इनके बारे में। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर तेजस्वी यादव से पंगा लेना पड़ गया बीजेपी के नेताओं को, बड़ा भारी दोस्तों। दरअसल हुआ ये कि बीजेपी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके दोस्तों तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया कि उनके 2 वोटर लिस्ट में नाम है, यानी 2 वोटर लिस्ट है और ये गैर कानूनी काम है। इसके बाद चुनाव आयोग के हिसाब से नोटिस भी दिया गया दोस्तों, और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को बार बार परेशान करने की कोशिश की गई, बार बार धमकियां दी गई। फिर तेजस्वी यादव ने भाजपाइयों का इतिहास निकालना शुरू कर दिया दोस्तों, और उसके बाद जो सामने आई बातें वो एकदम चौंकाने वाली है और भाजपाई लगातार फंसते चले जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला देवी की दोहरी वोटर ID को लेकर अब तेजस्वी यादव ने सवाल खड़ा कर दिया दोस्तों। बिहार में SIR की प्रक्रिया के बाद भी कई सारे लोगों के दोहरे वोटर ID होने को लेकर उठाए गए सवाल पर चुनाव आयोग बैकफुट पर है दोस्तों। इसके बाद मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन निबंधन अधिकारी ने मेयर निर्मला देवी को नोटिस जारी किया है दोस्तों। उनसे 16 अगस्त शाम 5 बजे तक दोहरी वोटर ID के संबंध में जवाब तलब किया गया है दोस्तों, और RJD के नेता तेजस्वी यादव पर मेयर निर्मला देवी सवाल खड़ा कर रही थी, लेकिन जब तेजस्वी यादव ने मेयर निर्मला देवी को लेकर सवाल खड़ा किया तो अब जाकर सबूत के साथ लगाए गए आरोप पर आखिरकार नोटिस जारी कर दिया गया है दोस्तों। और भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता के खिलाफ नोटिस जारी होने से लग रहा है कि अब विपक्ष पूरी तरीके से बीजेपी को बैकफुट पर धकेलने के लिए तैयार है दोस्तों। यानी तेजस्वी यादव सवाल खड़ा कर रहे थे, अब अपने नेताओं को बचाते फिरेंगे दोस्तों। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को लेकर तेजस्वी यादव ने कई बड़े दावे किए थे और बताया था कि कैसे एफिडेविट में गलत तरीके के नंबर बताए गए हैं और लोगों को मूर्ख बनाया गया है। जो भी आपकी राय है दोस्तों इस पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर
पटना में कांग्रेस पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी के लोग पहुंचे थे दोस्तों, और इस बैठक में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष सांसद इमरान प्रतापगढ़ी मौजूद थे दोस्तों। उनके साथ में स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन भी मौजूद थे, और सारे लोग बिहार चुनाव को लेकर डिटेल में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं दोस्तों कि कैसे टिकटों का बंटवारा होगा, पार्टी की स्ट्रेटजी क्या होने वाली है। इसी के साथ में तेजस्वी यादव ने एक और बिहार में नया बम फोड़ा है दोस्तों। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति है भारतीय जनता पार्टी के नेता भीखू भाई दलसानिया, जो गुजरात के रहने वाले हैं, बीजेपी के बिहार के प्रदेश संगठन महामंत्री हैं और नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के एकदम खास विश्वास पात्र व्यक्ति है। उन्हें 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए बिहार प्रोजेक्ट पास कराने के लिए भेजा गया है, यानी बिहार में जिताने के लिए भेजा गया है। बीजेपी के विशेष बिहार प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए भेजा गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में मतदान किया था। अब बिहार में विधानसभा चुनाव है तो गुजरात में नाम कटवाकर अब ये बिहार के मतदाता बन गए हैं। बिहार चुनाव खत्म होगा तो फिर दूसरे राज्य के बन जाएंगे। उन्हें बताना चाहिए कि वो 5 साल में कितनी बार वोट डालते हैं, कितने राज्यों में जाकर वोट डालते हैं। बिहार में जिस जगह से मतदाता बने हैं उस जगह मतदाता सूची में इनका कोई पता या मकान संख्या अंकित नहीं है। बिहार में मतदाता सूची में इनका नाम हिंदी में नहीं बल्कि गुजराती भाषा में लिखा हुआ है ताकि कोई हिंदी भाषी पढ़ ना सके। चुनाव आयोग की महिमा अपरंपार है, लेकिन इस बार हम भी एक चीज देख रहे हैं, बिहार में चुनाव आयोग की वोट चोरी नहीं चलने देंगे। एक एक चीज पर हमारा ध्यान है। तेजस्वी यादव एकदम स्पष्ट कर रहे हैं दोस्तों, कोई इफ और कोई बट नहीं होगा। इस बार सही से डिटेल में चुनाव आयोग के एक एक काम को एनालाइज किया जा रहा है। और अगर आप भी मानते हैं कि विपक्ष को पूरी तरीके से सचेत रहना चाहिए, अब ये टाइम काफी डिफिकल्ट है विपक्ष के लिए और इससे उभरने के लिए पूरी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, क्योंकि चुनाव आयोग से उस तरीके का सहयोग नहीं मिल रहा जिसकी उम्मीद की जाती है। दोस्तों 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी में लगातार नए चेहरे शामिल होते जा रहे हैं दोस्तों। इसी कड़ी में पटना के सदाकत आश्रम में आयोजित एक मिलन समारोह में बिहार के पूर्व मंत्री और बक्सर के प्रभावशाली दलित नेता छेदी राम और उनके पुत्र राकेश राम अपने समर्थकों के साथ में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। इस मौके पर सीआरपीएफ के पूर्व अधिकारी और समाज सेवी नीरज कुमार सिंह और संजीव कुमार के साथ साथ कई और वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए दोस्तों। कांग्रेस में शामिल होने के बाद छेदी राम ने कहा कि यही पार्टी सही मायनों में दलित समाज और वंचित समाज के हित में काम करती है, बाकी पार्टियां केवल नाम मात्र के लिए है। दोस्तों कुल मिलाकर इस तरीके से और भी दलित समाज के लोगों का, खासकर वंचित समाज के लोगों का समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिलता चला जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि इस तरीके से अलग अलग समाज के लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़कर कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं कि पार्टी के प्रति लोगों में एक पॉजिटिव रवैया है, तो अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बेंगलुरु सेंट्रल समेत 48 लोकसभा क्षेत्रों में वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं दोस्तों। और अब कांग्रेस के सूत्र बताते हैं कि राहुल गांधी यही नहीं रुकेंगे, यानी जो उन्होंने एक एक्सपोज किया है कर्नाटका को लेकर, महादेवपुरा को लेकर, बात उससे आगे जाने वाली है और चरणबद्ध तरीके से 48 और सीटों को लेकर तैयारियां पूरी हो गई है। राहुल गांधी सारी डिटेल के साथ धीरे धीरे करके और भी सामने आएंगे। दोस्तों आप क्या समझते हैं इस पूरे मामले पर, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर देश भर के अंदर हर कोने में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने तरीके से जनता तक बातें पहुंचा रहे हैं दोस्तों। राहुल गांधी जो मुद्दा उठा रहे हैं उसे जनता तक एकदम पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी के नेता रामनाथ सिंह सिकरवार राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर दी गई महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन को आम आदमी तक पहुंचा रहे हैं दोस्तों। और भारी संख्या में लोग राहुल गांधी को सुनने के लिए आ रहे हैं दोस्तों। और कहीं ना कहीं यह मैसेजिंग होना बहुत जरूरी है, यानी राहुल गांधी को पूरा सहयोग कार्यकर्ताओं और नेताओं का मिलेगा, तभी जाकर मैसेज दूर दूर तक पहुंचेगा दोस्तों। सिकरवार पिछली बार उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सिकरी से चुनाव लड़े थे दोस्तों, तब उनको अच्छे खासे वोट भी मिले थे, लेकिन अभी राहुल गांधी के लिए पूरी तरीके से काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का मैसेज दूर तक पहुंचा रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि सभी लोगों को इसी तरीके के काम करने चाहिए और ऐसे ही जहां पर जिस तरीके से हो, चाहे बड़ा पर्दा लगाकर हो या फिर टीवी चैनल के माध्यम से हो, डिटेल में जानकारी लोगों को बतानी चाहिए। जैसे राहुल गांधी प्रेजेंटेशन देकर देश को बताते हैं, उसी तरीके से नेताओं को भी जनता तक ये सारी बातें अपने अपने आसानी तरीके से बताना चाहिए। दोस्तों आपकी क्या राय है पूरे मामले पर, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नियुक्त किए गए गवर्नर की एक बार फिर से बेइज्जती हो गई है दोस्तों। दरअसल हुआ यह कि पीएचडी के स्कॉलर जीन जोसेफ ने डिग्री लेने से मना कर दिया गवर्नर के हाथों, यानी आरएन रवि जो गवर्नर है तमिलनाडु के दोस्तों, जिनका तमिलनाडु की सरकार के साथ में कुछ ना कुछ विवाद चलता रहता है। एक बार तो वो विधानसभा छोड़कर चले गए थे राष्ट्रगान के मामले को लेकर दोस्तों, उसके बाद अब आरएन रवि और सरकार के बीच में चल रहे घमासान को एक तरीके से तमिल लोगों के कल्चर के खिलाफ आरएन रवि को माना जाता है दोस्तों, जो बीजेपी सरकार द्वारा नियुक्त किए गए। और ऐसा ही एक मामला सामने आता है यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से जुड़ा हुआ, जहां पर डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान यानी डिग्री बांटे जाने के दौरान पीएचडी पास करके डिग्री लेने पहुंची छात्रा पीएचडी स्कॉलर जीन जोसेफ ने आरएन रवि के हाथों डिग्री लेने से मना कर दिया दोस्तों, आगे की ओर बढ़ गई। अब इसी मामले को लेकर इस पर जबरदस्त तरीके से बहस शुरू होगी और कहीं ना कहीं तमिल कल्चर के खिलाफ आरएन रवि को माना जाता रहा है और इस पर और ज्यादा बहस होने वाली है। जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के नेता राजीव प्रताप रूडी ने अमित शाह के द्वारा समर्थित उम्मीदवार संजीव बालियान को चुनाव हरा दिया दोस्तों। और अमित शाह का यह पर्सनल डिफीट माना
गया दोस्तों, यानी व्यक्तिगत हार मानी गई। और इसी पर अब रवीश कुमार ने तंज कसते हुए कहा कि क्या इस जीत के बाद अमित शाह रूढ़ी को बिहार में अगले मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर सकेंगे? ये एक बड़ा सवाल है, इसका जवाब आना चाहिए। दूसरा ये कि क्या रूढ़ी के पीछे ईडी तो नहीं लगा दी जाएगी, यानी अमित शाह को ये व्यक्तिगत हार दी है राजीव प्रताप रूढ़ी ने दोस्तों। तो ये तो डंके की चोट पर बोला जा सकता है कि अगर गलती से बिहार में बीजेपी की या फिर एनडीए गठबंधन की सरकार बन जाए तो राजीव प्रताप रूढ़ी तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, क्योंकि उन्होंने अमित शाह को हराकर अमित शाह को तगड़ा झटका दिया है और सबके सामने बदनाम कर दिया है दोस्तों। तो अब बिहार में तो राजीव प्रताप रूढ़ी की राजनीति धीरे करके खत्म ही हो जाएगी, क्योंकि राजीव प्रताप रूढ़ी अटल आडवाणी के टाइम के नेता है और मोदी अमित शाह के दौर में ऐसे पुराने नेताओं को अलग थलग किया जा रहा है। हालांकि राजीव प्रताप रूढ़ी को नहीं हरा पाए अमित शाह, तो अब उनका ईगो तो हट हुआ ही होगा दोस्तों। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाएंगे। अगर आप भी मानते कि रवीश कुमार एकदम सही बोल रहे हैं कि हो सकता है कि ईडी तो नहीं लगा दिया जाएगा, चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर अडानी ने अमेरिका में बहुत बड़ा फ्रॉड किया, इस तरीके का दावा अमेरिका की एक एजेंसी ने किया। उसके बाद अडानी के खिलाफ समन जारी किया गया दोस्तों। भारत सरकार को समन देकर बोला गया कि इसे अडानी को भेज देना, लेकिन अभी तक अडानी को वो समन नहीं भेजा गया है दोस्तों। इस पर कांग्रेस ने कहा कि अडानी ने अमेरिका में बहुत बड़ा फ्रॉड किया, इसे लेकर वहां की अदालत ने केस चलाने के बाद समन जारी किया। 6 महीने बीत गए हैं, लेकिन अभी तक नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने मित्र को समन नहीं भेजा है। साफ है कि अडानी के हर कांड को समेटने का जिम्मा नरेंद्र मोदी ने ले रखा है। अमेरिकी SIC का कहना है कि मोदी सरकार ने अडानी समूह को रिश्वत मामले का समन नहीं दिया। अब ये जो रिपोर्ट दी गई है दोस्तों, इस पर अब सवाल तो नरेंद्र मोदी से पूछा जाएगा, बीजेपी के लोगों से पूछा जाएगा। साथ साथ आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के प्रभारी मणिकम टैगोर ने कहा कि आंध्र प्रदेश के लोग जानते हैं कि जगन मोहन रेड्डी, पवन कल्याण और सभी लोग ये बीजेपी के साथ में है। राहुल गांधी मोदी और शाह से बिल्कुल भी नहीं डरते, डंके की चोट पर उनका विरोध करते हैं। तो जगन मोहन रेड्डी जो मिल्ली भगत की बातें कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर, यह बात एकदम गलत है। दरअसल दोस्तों जगन मोहन रेड्डी दावा कर रहे थे कि राहुल गांधी और चंद्रबाबू नायडू की आपस में बातचीत होती रहती है, हॉटलाइन पर बातचीत होती रहती है, यानी कभी भी दोनों नेता एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं और एक तरीके से बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है ये बयान देकर दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों दिल्ली NCR में कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राहुल गांधी ने अपने पेट नूरी के साथ में वीडियो शेयर किया है दोस्तों। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को क्रूर बताया और अदूरदर्शी बताते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर विचार करने के लिए बोला। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए दिल्ली के अंदर कुत्तों को सड़क से हटाने के लिए आवारा कुत्तों के लिए आदेश जारी किया था दोस्तों, जिसे लेकर अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग चुप है, लेकिन कांग्रेस पार्टी डंके की चोट पर इस पूरे मामले पर इस फैसले का विरोध कर रही है दोस्तों। प्रियंका गांधी की ओर से भी इस आदेश का विरोध किया गया है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस आदेश को बदलता है नहीं तो बदलता दोस्तों। जो भी जानकारी से जुड़ी आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाएंगे, क्योंकि आज वापस से बैठक होने वाली है। इसी के साथ में राहुल गांधी के 17 अगस्त को मतदाता अधिकार यात्रा को लेकर अब जानकारी और विस्तार से दे दी गई है दोस्तों। 17 तारीख को राहुल गांधी 11 बजे से 2 बजे के बीच में यात्रा की शुरुआत करेंगे दोस्तों। यात्रा लॉन्च रैली की जाएगी रेलवे स्टेडियम सासाराम रोहतास से यात्रा आगे बढ़ेगी और 4 बजे के आसपास थाना चौक डेहरी ऑन सोम बाजार काराकाट रोहतास पहुंचेगी। इसके बाद यात्रा और आगे की और जाएगी दोस्तों और इसी तरीके से डिटेल में जानकारी दी गई है। 18 तारीख को देव रोड कुटुंबा और औरंगाबाद से यात्रा शुरू होगी। इसके बाद अगले दिन 19 तारीख को हनुमान मंदिर पुनामा वजीरगंज से यात्रा की शुरुआत होगी दोस्तों। और इसके बाद 21 तारीख को 3 मोहनी दुर्गा मंदिर शेखपुरा से यात्रा की शुरुआत होने वाली है। तो ऐसे में विस्तार से अब जानकारी दे दी गई है, बता दिया गया है कि जिस क्षेत्र में यात्रा हो रही है उसमें कहां से होगी और कहां तक जाएगी। तो पार्टी के कार्यकर्ताओं के दिमाग में एकदम क्लैरिटी रख दी गई है दोस्तों, जो बिल्कुल होना चाहिए था। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जहां पर देश भर में हो रही वोट चोरी के खिलाफ लोकतंत्र को बचाने के लिए राजस्थान प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में बुधवार को प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय से जयपुर से शहीद स्मारक गवर्नमेंट हॉस्टल और MI रोड जयपुर तक पैदल मार्च निकाला गया। इस मार्च में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, सचिन पायलट समेत कांग्रेस पार्टी के सारे विधायक और सांसद, नेता, कार्यकर्ता सब शामिल हुए दोस्तों। पैदल मार्च में बड़ी संख्या में महिला कांग्रेस की भी भागीदारी देखने को मिली, जिससे प्रदर्शन और ज्यादा मजबूत दिखाई दिया। शहीद स्मारक और आगे बढ़ते हुए कार्यकर्ताओं ने निर्वाचन आयोग से वोटर लिस्ट में हुई कथित अनियमितता के मामले को लेकर स्पष्टीकरण यानी जवाब मांगा है। जवाब देने की बजाय बीजेपी को आगे कर रहा है चुनाव आयोग। पायलट की ओर से भी निशाना साधा गया दोस्तों। सारे नेताओं ने खुलकर अपनी बातें रखी है और राहुल गांधी को पुरजोर तरीके से समर्थन किया है। और आप लोग जानते हैं कि समर्थन करने के पीछे क्या क्या बड़े तर्क है दोस्तों। और ऐसे सभी राज्यों के अंदर यात्रा निकालकर एक तरीके से राहुल गांधी के बयान पर एकजुटता दिखाने के लिए बोला गया है। इसका व्यापक असर भी देखने को मिलता है। जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को लेकर बयान देते हुए कहा कि हम किसान ऑपरेशन सिंधु जल समझौता और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर के आगे नहीं झुकेंगे और इसका हमेशा से विरोध करेंगे, टैरिफ का विरोध करेंगे। ट्रंप के टैरिफ वॉर के मुद्दे पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत वसुदैव कुटुंबकम में विश्वास रखता है, लेकिन हम अपने हितों को तिलांजलि नहीं दे सकते। शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि सिंधु जल समझौता जो हमारे पक्ष में नहीं था बल्कि पाकिस्तान के पक्ष में था, उसे बदलकर हमने अपने फेवर में किया है। तो ये बात एकदम लॉजिकल है और इस पर हमको कोई नहीं झुका सकता है। और भी कई सारी बातें हैं दोस्तों। कुल मिलाकर शिवराज सिंह चौहान का दावा है कि किसानों को लेकर
लेकर अमेरिका चाहता है कि भारत अपने कृषि सेक्टर को खोले, जिसके कारण अमेरिका के जो डेयरी के प्रोडक्ट हैं वो भारत में बेचे जा सके। लेकिन शिवराज सिंह चौहान दावा करते हैं कि हम अपने किसानों की रक्षा करेंगे, दुग्ध किसानों की भी रक्षा करेंगे और इसके लिए पूरी तरीके से हम मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन सवाल खड़ा होता है दोस्तों कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के ऊपर लगातार टैरिफ लगा रहे हैं, तो फिर बीजेपी की सरकार इस पर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रही है? अगर अमेरिका के राष्ट्रपति इसी तरीके से टैरिफ लगाते रहेंगे और भारत की सरकार कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाएगी, तो फिर कहीं ना कहीं अमेरिका के राष्ट्रपति और बौखलाते हुए और ज्यादा टैरिफ लगाकर भारत के व्यवसाय को खत्म करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि जवाब देने का टाइम आ चुका है, केवल बातें बोलने से काम नहीं चलेगा, तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर फतेहपुर मकबरे के मामले को लेकर जो अपराधी थे उसके नाम पढ़े जा रहे थे दोस्तों, यानी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं सुरेश खन्ना, जो विधानसभा में अपराधियों के नाम पढ़ रहे थे, जिन लोगों ने गुंडागर्दी की और खुलेआम दंगे फसाद करने की कोशिश करते हुए फतेहपुर मकबरे पर अटैक कर दिया। दोस्तों, इन लोगों के दंगाइयों के नाम पढ़कर सुरेश खन्ना जैसे ही विधानसभा में लोगों को बता रहे थे दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने नाम पढ़ने से रोक दिया। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्य ही पाबंदी लगा रहे हैं, सत्य कैसे सामने आएगा, यानी नाम लेने से रोक रहे हैं। जबकि दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में नाम लेकर बताया था कि लखनऊ के गोमती नगर कांड में 2 लोगों का नाम लिया था, पवन यादव और दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज का। और इसके बाद योगी आदित्यनाथ और भी कई सारे तंज कस रहे थे एमवाई फैक्टर को लेकर दोस्तों, लेकिन विधानसभा में फतेहपुर के मामले को लेकर नाम नहीं लेने दिया जा रहा दोस्तों, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अपराधियों के नाम इस प्रकार है जो भाजपा की राजनीति को सबके सामने एक्सपोज करते हैं, इसीलिए शायद नाम नहीं लेने दिया गया होगा। वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक उपाध्याय कहते हैं कि विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के सीएम रहे, वीर बहादुर सिंह भी उत्तर प्रदेश के सीएम रहे, इनमें से कोई भी अगर आज सीएम होता तो फतेहपुर की घटना पर सारे नाम लेने के लिए बोलता, फिर चाहे वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, पाल हो, पटेल हो। वो ऐसा कतई नहीं करते कि गोमती नगर छेड़खानी पर अरबाज और यादव का नाम गिनवाए, बाकी जातियों को भूल जाए। वो ऐसा नहीं करते कि फतेहपुर कांड में अपने मंत्री को आरोपियों का नाम लेने से रोक देते। शायद इसलिए अब तक इस कांड में किसी यादव या मुस्लिम का नाम सामने नहीं आया। योगी को वीपी सिंह और वीर बहादुर सिंह से सीखना चाहिए। बात बात में जाति की राजनीति का दुराग्रह कुछ और नहीं बल्कि एक विशेष तरह की मानसिक अवस्था है और पत्रकार की ओर से कई और गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दोस्तों, अभिषेक उपाध्याय की ओर से कहे गए इन शब्दों पर आपकी क्या राय है, लिखिएगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर समाजवादी पार्टी ने अपना झंडा गाड़ा है दोस्तों। दरअसल हुआ ये कि सीतापुर में लोकल बॉडी के इलेक्शन हुए हैं दोस्तों, जहां पर महमूदाबाद के चुनाव के नतीजे सामने आए हैं दोस्तों। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को यहां पर लगभग 8906 वोट मिले हैं, यानी 8906 वोट मिले हैं, और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को मात्र 1352 वोट मिले हैं दोस्तों। यहां पर बीजेपी 5वें पोजीशन पर धक्का मारकर पहुंचा दी गई है। अखिलेश यादव का समर्थन उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार बढ़ता जा रहा है, इस बात से कोई भी मना नहीं कर सकता दोस्तों, चाहे लोकसभा के नतीजे हो या फिर लोकल बॉडी के इलेक्शन के रिजल्ट हो। हर तरीके से इंडिया गठबंधन अपनी स्थिति को दमदार तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर मजबूत कर रहा है, और लोकल बॉडी के इलेक्शन बहुत कुछ बयां करते हैं दोस्तों। वो बताते हैं कि धरातल पर किस तरीके का माहौल बना हुआ है। अगर सत्ता विरोधी रिजल्ट आता है दोस्तों, तो डंके की चोट पर कहा जा सकता है कि माहौल एकदम एंटी है सत्ताधारी दल के खिलाफ। अगर सत्ताधारी समर्थन में नतीजे आते हैं तो लोकल बॉडी को लेकर यह कहने में काफी हिचकिचाहट होती है, क्योंकि सबको पता है कि लोकल इलेक्शन में अगर सत्ताधारी दल के लोग जीतते हैं तो उसमें एक बड़ा फैक्टर होता है प्रशासन के लोगों का। लेकिन अगर विपक्ष जीत जाए इतनी मुश्किलात के बाद भी, तो आप लोग समझ जाइए दोस्तों कि जमीनी स्तर पर माहौल किस तरीके का है। आपकी क्या राय है पूरे मामले पर, लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी के साथ में पुण्य प्रसून वाजपेयी ने भी बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के इलेक्शन के रिजल्ट सामने आए। इसमें राजीव प्रताप रूढ़ी को वोट के दौरान 391 वोट मिले, जबकि संजीव बालियान को 291 वोट मिले। टोटल 707 वोट पड़े। इस पर पुण्य प्रसून वाजपेयी बोले, कहा अब सोचिए समझिए, दोनों बीजेपी के उम्मीदवार थे। एक भारतीय जनता पार्टी के पुराने बीजेपी के नेता थे और दूसरे नए बीजेपी के नेता थे, जिन्हें सत्ताधारी नेताओं का पूरा समर्थन था, अमित शाह का पूरा समर्थन था। बीजेपी पुरानी वाली जीत गई और नई वाली भाजपा हार गई, यानी अमित शाह और मोदी की जो बीजेपी है वो चुनाव हार गई। साथ साथ दोस्तों दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ यानी डूसू के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। विश्वविद्यालय ने बुधवार को ऐलान किया है कि शैक्षिक वर्ष 2025 और 26 के लिए डूसू चुनाव 18 सितंबर को होगा दोस्तों। वहीं पर विश्वविद्यालय ने बताया कि वोटिंग के अगले ही दिन 19 सितंबर को मतगणना होगी, जिसके पूरा होने के बाद नतीजों का ऐलान कर दिया जाएगा। विश्वविद्यालय की एक अधिसूचना के अनुसार दिन में कक्षाओं के लिए मतदाता 18 सितंबर को सुबह 8:30 बजे से 1 बजे तक होने वाला है, और इसके बाद दोस्तों आगे की टाइमिंग बताई गई है। कुल मिलाकर जो रिजल्ट सामने आएंगे काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि डूसू के इलेक्शन में इस बार फिर से एनएसयूआई अपने अच्छे मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। पिछली बार डूसू ने जब इलेक्शन जीता था, कांग्रेस पार्टी ने यूनिवर्सिटी का इलेक्शन जीता था दोस्तों, तो देश के अंदर का माहौल पता चल गया था और युवाओं के अंदर किस तरीके की भावना है उसी से पता चलता है कि कौन सी पार्टी का दबदबा है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।